नमस्कार। आज हम पर्यावरण के दो प्रदूषण ओजोन क्षरण और अम्लीय वर्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। ओजोन क्षरण क्या है? प्रदूषण का एक भयावह परिणाम वायुमंडल में ओजोन गैस की कमी के रूप में सामने आया है। ओजोन गैस ऑक्सीजन का बदला हुआ रूप होती है। ओजोन में ऑक्सीजन की तुलना में एक परमाणु अधिक होता है जो O3 के नाम से जाना जाता है। यह वायुमंडल की ऊपरी परत में 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। पृथ्वी के चारों ओर फैली ओजोन गैस की परत एक रक्षक कवच के रूप में कार्य करती है। यह सूर्य से आने वाले अत्यंत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोखकर जीवमंडल की रक्षा करती है, इसलिए इसे ओजोन छतरी भी कहते हैं। इस परत की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। समुद्र तटीय क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ जाएगा और स्किन कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ावा मिलेगा। ओजोन परत में क्षरण का सर्वप्रथम प्रमाणिक ज्ञान 1975 में अमेरिकी वैज्ञानिकों को हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सन 1985 में ब्रिटिश सर्वेक्षण दल द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट में हलचल मच गई कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र पाया गया। ओजोन की सघनता में कमी वाले क्षेत्र को ओजोन छिद्र कहा गया है। जापानी वैज्ञानिकों ने 1972 में यह रहस्य उद्घाटन किया कि ओजोन छिद्र 1981 की तुलना में 13 गुना बड़ा हो गया है। वायुमंडल में ओजोन सांद्रण को डायप्सन इकाई DU द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका साधारण मान 280 DU होना चाहिए। 1991 में अंटार्कटिका पर इसका मान 110 DU पाया गया। 1996 में इसका मान घटकर 100 DU से भी कम रह गया। दक्षिणी ध्रुव पर छिद्र के बाद उत्तरी ध्रुव पर भी विशाल छिद्र का खतरा है। अध्ययनों से पता चला है कि ओजोन क्षरण के लिए मानव निर्मित CFC गैसें सर्वाधिक उत्तरदायी हैं। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैसों को हेलोजेनिक गैसें कहा जाता है, जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हेलेंस, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा भी कुछ जो गैसें हैं जिनका मानव अपने प्रमुख कार्यों में उपयोग में लेता है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस किस रूप में मानव अपने जीवन में उपयोग में लेता है। CFC उपयोग में लेता है रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन, प्लास्टिक व इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में विलायक और एरोसोल के रूप में काम में लेता है। हेलेंस गैस जो है इसको अग्निशामक जहाज में, एयरक्राफ्ट के कंप्यूटर कंट्रोल में आदि में। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर, झाग फेंकने वाले व एरोसोल में काम लेता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड औषधियों में विलायक के रूप में, कीटनाशकों व पेंट्स में इसका काम लिया जाता है। मेथिल क्लोरोफॉर्म धात्विक शोधन में विलायक के रूप में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में काम में लिया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड है जो सुपरसोनिक विमान, उर्वरक आदि रूपों में काम में लिया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की संरचना क्लोरीन, फ्लोरीन व कार्बन से होती है। ये रसायन वायुमंडल में जाकर 50 वर्ष से 150 वर्षों तक ज्यों के त्यों बने रहते हैं तथा ओजोन परत को हानि पहुंचाते रहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु ओजोन के लाख अणुओं को तोड़ सकता है। यदि ओजोन क्षरण करने वाली इन गैसों का उत्पादन और प्रयोग इसी प्रकार होता रहा तो सन 2050 तक 18% से अधिक ओजोन वायुमंडल से गायब हो जाएगी। ओजोन क्षरण से पृथ्वीवासियों को भयावह परिणाम झेलने होंगे। सूर्य की पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा पर धरती पर आने से तापमान असह्य हो जाएगा। वनस्पति व जीव जंतु झुलस जाएंगे, आंखें खराब हो जाएगी, त्वचा कैंसर जैसे बीमारियां तेजी से फैलेगी। पेड़ पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होने से कृषि उत्पादन घट जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी। ओजोन क्षरण रोकने के लिए ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैसों का उत्पादन रोकना या न्यूनतम स्तर पर लाना आवश्यक है। जन सामान्य में ओजोन संरक्षण के प्रति
जागरूकता उत्पादन करने के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा या तेजाबी वर्षा वायु प्रदूषण का एक विनाशकारी प्रभाव है। सैद्धांतिक रूप से शुद्ध जल में pH मान 5.6 होता है, अर्थात दूध से हल्का या अधिक अम्ल होता है। प्रदूषणों के कारण जल में अम्लता बढ़ जाती है तथा pH मान घट जाता है। कोरमंडी के शब्दों में वर्षण का कोई भी रूप वर्षा, हिमपात, तुषारपात, कोहरा आदि जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा में सूक्ष्म निक्षेप भी होता है। शुष्क वर्षा में सल्फर तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसों से बनी सल्फेट तथा नाइट्रेट कणिकाएं वायुमंडल में तैरती हैं तथा धूल कणों के जैसे इनका पृथ्वी पर धीरे धीरे शुष्क जमाव होता है। अम्लीय वर्षा की जानकारी सर्वप्रथम 1952 में मानचेस्टर में मिली। उद्योगों व मोटर वाहनों में जीवाश्म ईंधन के दहन से निकली सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में पहुंचकर रासायनिक अभिक्रिया से सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल में बदल जाती है। वर्षा के समय बूंदों में घुलकर यह पदार्थ धरातल पर आता है। औद्योगिक नगरों में सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता के कारण वर्षा जल में pH मान 3 से 4 तक हो जाता है। यह अम्लीय हिमकणों के साथ भी मिल जाता है तथा अम्ल हिमपात के रूप में गिरता है। औद्योगिक देशों में अम्लीय वर्षा सबसे अधिक बड़ी समस्या है, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि प्रमुख हैं। पर्यावरण पर अम्लीय वर्षा के प्रभाव अत्यंत घातक एवं दूरगामी होते हैं। इसका जल, मानव, जंतु, वनस्पति एवं मृदा के लिए हानिकारक होता है। जलराशियों पर अम्लीय वर्षा से जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। पौधों में पर्णहरित बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। इससे मृदा की उर्वरता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। सर्वाधिक दुष्प्रभाव वनों पर पड़ता है। स्वीडन में 1982 में हुई अम्लीय वर्षा से देश के 34% वन नष्ट हो गए। अम्लीय वर्षा से प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों को क्षति होती है। भारत में मथुरा तेल रिफाइनरी से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव से ताजमहल की धवलता घट रही है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भी कभी कभी अम्लीय वर्षा होती है, किंतु इसका प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित होता है। सैन डिएगो स्थित स्क्रिप्स संस्थान द्वारा 1999 में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप पर अम्लीय वर्षा होने की आशंका व्यक्त की गई। वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर पर विशाल धुंध का पता लगाया है, जो अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से दक्षिण में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ रही है। विमानों, समुद्री जहाज़ों, गुब्बारों, उपग्रहों एवं धरती पर स्थित निगरानी केंद्रों से की गई गहन पड़ताल के बाद यह निष्कर्ष जारी किया गया, अर्थात अब अम्लीय वर्षा का प्रभाव क्षेत्र मात्र विकसित एवं औद्योगिक राष्ट्रों तक सीमित नहीं रहा है। अन्य देश भी इसके प्रकोप की सीमा में आ रहे हैं। धन्यवाद।